हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज है स्माइल प्रोग्राम पेपर नंबर 6 और उसका पहला क्वेश्चन है 196 की अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योगफल लिखिए। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है, सबसे पहले जो 196 है इसका अभाज्य गुणनखंड करना है। 196 अभाज्य गुणनखंड करना है तो सबसे पहले हम इसका इकाई का अंक देखेंगे। क्या है इसका इकाई का अंक 6 है, तो इसका मतलब इसमें किसका भाग जा सकता है, 2 का। तो आप 2 का भाग देंगे, 1 में हमें देना नहीं है, 1 में जाता भी नहीं है, तो 19 में हम इसका भाग देंगे। तो कितनी बार जाएगा, 19 में इसका भाग जाएगा 2 नाम 18, 9 बार, बच गया 1 और 6 कितने हो गए 16, कितनी बार 8 बार। फिर वापस इकाई का अंक 8 है, 2 का भाग जाएगा, 9 में कितनी बार जाएगा 2 4 8, बच गया कितना 1 जो बच गया वो, और अगली संख्या है 8, कितने हो गए 18, कितनी बार जाएगा 9 बार, तो यहाँ लिख देंगे 9। अब यहाँ पे 49 हमें मिला है, तो ये 49 एक ऐसी संख्या है जो केवल 7 के पाड़े में हो या फिर 49 खुद के पाड़े में आती है, तो इसलिए इसमें भाग जाएगा 7 का। तो 7 का 49 में भाग देंगे, 7 बार जाएगा और यहाँ पे 7 बच जाएगा ना, 7 बार जाएगा और फिर 7 में 7 का भाग देंगे, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। तो जब 196 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो हमें मिलेगा 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। तो आप क्या करेंगे, 196 बराबर इस तरह से लिख लेंगे, 2 गुना 2 गुना 7 गुना 7। तो 196 बराबर, अब देखिए यहाँ पे 2 की घात कितनी है 1, यहाँ पे भी 2 की घात कितनी है 1। ये दोनों जो है इनका आधार समान है, 2 इनका आधार है और इनकी घात 1 है। तो जब आधार समान होता है तो घातें जुड़ जाती हैं, तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 2 की घात 1 और 1 मतलब कितना 2। इसी प्रकार इसे हम लिख सकते हैं 7 की घात 2। इसने पूछा है अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग, तो ये इसके अभाज्य गुणनखंड है और इसकी जो घातों का जो योग है, घातों का योग वो हमें मिलेगा 2 + 2 मतलब कितना 4। कई स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो केवल अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं, ये लिख देते हैं, उसके आगे क्वेश्चन छोड़ देते हैं, आगे देखते ही नहीं है कि उसने पूछा क्या है। तो क्वेश्चन ने पूछा है कि अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग, इसलिए इसको आपको आगे इस तरह से करके और फिर घातों का योग बताना होता है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, दो पूर्णांक संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम क्रमशः 12 व 336 है। यदि एक पूर्णांक 48 है तो दूसरा पूर्णांक ज्ञात कीजिए। इस तरह का जो क्वेश्चन है ये आपके पहले भी जो स्माइल वाले पेपर्स आए हैं उनमें आया हुआ क्वेश्चन है ये। तो देखिए इसका सॉल्यूशन हम देखते हैं। तो यहाँ पे हम एचसीएफ जो है हमें दे रखा है कितना 12, एलसीएम हमें कितना दे रखा है 336, एक पूर्णांक हमें दे रखा है कितना 48 और हमसे दूसरा पूर्णांक पूछा है। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा एक पूर्णांक गुणा दूसरा पूर्णांक बराबर लेस इंटू में से भी लिख सकते हैं और एचसीएफ इंटू एलसीएम भी लिख सकते हैं। तो एक ही बात है, इसको मैसा बोलते हैं और इसे हम एलसीएम को क्या बोलते हैं, लेसर बोलते हैं। ठीक है, इनका मान रखेंगे। तो पहला पूर्णांक यहाँ पे कितना है 48 इंटू दूसरा पूर्णांक जो हमें निकालना है, तो दूसरा पूर्णांक लिख देंगे बराबर एलसीएफ है यहाँ पे 12 गुना एलसीएम है 336। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, यहाँ पे दूसरा वाला पूर्णांक जो है निकालना है। तो दूसरा पूर्णांक बराबर 12 गुना 336 बटा में चला जाएगा 48। ठीक है, तो आप इसकी काटाकुटी कर लेंगे, 12 1 12 और 12 4 48, वापस से 4 × 32 बच गया 1 और 6 हो गया 16, तो 4 × 16। तो यहाँ पे हमारे पास में जो दूसरा पूर्णांक है वो क्या आ जाएगा, दूसरा पूर्णांक बराबर 84 आंसर। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 2 है ये कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है x³ - 6x² + 11x - 6, उसको x - 2 से हमें भाग देना है और उसके बाद में जो विभाजन एल्गोरिथ्म है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो ये जो x - 2 है इसका आपको भाग देना है किसमें, x³ - 6x² + 11x - 6। ठीक है, अब देखिए
जब भी आप बीजीय व्यंजकों का भाग देते हैं तो आपको जो ध्यान रखना होता है, सबसे पहले हमें देखना होता है चिन्ह। क्या देखना होता है? चिन्ह। उसके बाद हमें देखना होता है संख्या, और उसके बाद आपको देखना होता है चर। ठीक है, इसके हिसाब से हम गुणा करते हैं। तो आप पहले चिन्ह देखेंगे, तो ये जो है जिसका हमें भाग देना है, उसका जो चिन्ह है वो क्या है? प्लस का है। और एक्स क्यूब है, उसका भी चिन्ह क्या है? ये भी प्लस का है। तो इसमें हमें कोई चेंजेस नहीं करना। यहाँ पे संख्या क्या है? इसके साथ में गुणांक, जिसके साथ में कोई संख्या नहीं होती उसका गुणांक 1 माना जाता है। तो इसका गुणांक 1 है, इसका भी 1 है, तो यहाँ भी कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ पे चर क्या है? x, और यहाँ पे चर क्या है? x क्यूब। तो x से आपको x क्यूब लाना है, तो वो कैसे आएगा? जब आप x को गुणा करेंगे किससे? x स्क्वायर से गुणा करेंगे तो x क्यूब आएगा। ठीक है, तो हमने इससे गुणा किया, तो आप यहाँ पे लिख देंगे x स्क्वायर। ठीक है, अब x स्क्वायर जो है इसको आप इससे पूरा जो है इससे गुणा करके देख लेंगे कि क्या आता है। यह आ जाएगा x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर। तो आप लिख देंगे यहाँ पे x क्यूब माइनस के 2x स्क्वायर। अब इसको हमें काटना है, जो शुरुआत वाला चर होता है उससे हमें काटना होता है, तो उसके निशान जो है वो अलग अलग होने चाहिए। अब ये भी प्लस का, ये भी प्लस का, इसलिए इसके निशान बदलेंगे। मान लीजिए ऐसा हो कि ये माइनस का आ जाए, है ना, यहाँ पे माइनस का हो, तो फिर हमें निशान बदलने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमें ये दोनों विपरीत निशानों वाले चाहिए। अगर आपको पहले से दिए गए हैं तो निशान चेंज नहीं करना है, अगर आपको नहीं दे रखे हैं तो आपको इनके निशान चेंज करने हैं। तो ये कट जाएगा। यहाँ पे ये है माइनस का तो 6 और प्लस का हो गया 2, तो माइनस का 6 और प्लस का 2 हो गया माइनस के 4x स्क्वायर, प्लस का हो गया 11x और माइनस का हो गया 6। ठीक है, अब देखिए वापस से वही चीज, सबसे पहले क्या देखेंगे? चिन्ह। ये है प्लस का, ये है माइनस का। ठीक है, तो आपको यहाँ क्या लगाना है? माइनस। अब यहाँ पे संख्या क्या है? 1। यहाँ संख्या क्या है? 4। 1 से आप 4 कब लेके आ सकते हैं? जब 1 को 4 से गुणा करें, तो इसका मतलब यहाँ संख्या में क्या लगानी है? 4। उसके बाद यहाँ पे है x, और यहाँ पे है x स्क्वायर। तो x को आप किससे गुणा करो? x को आप x से गुणा करो तो क्या आता है? x स्क्वायर आता है। तो आपको यहाँ पे क्या लगा देना है? x लगा देना है। तो अब आपको गुणा किससे करके देखना पड़ेगा? माइनस के 4x से गुणा करके देखना पड़ेगा। तो माइनस 4x जो है इसको आप x माइनस 2 से गुणा करके चेक कर लेंगे कि क्या आता है। तो प्लस इंटू माइनस, माइनस 4 का हो गया 4, x को x से गुणा किया तो आया x स्क्वायर। ये माइनस हो गया प्लस, 4 को 2 से गुणा करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये एक x था वो हम साथ में लगा देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस के 4x स्क्वायर और प्लस का 8x। ये है प्लस, ये है माइनस। हमें निशान चेंज कर देना है क्योंकि दोनों माइनस के थे। ये कटेगा। अब यहाँ पे क्या बचा? प्लस का 11x और माइनस का 8x। तो प्लस 11 माइनस 8 तो कितना आएगा? ये बचेगा 3x माइनस 6। ठीक है, अब वापस से वही प्रक्रिया चालू करेंगे। यहाँ पे प्लस, कोई चेंजेस नहीं है, यहाँ पे हम प्लस लगा देते हैं। शुरू में हमें कोई चिन्ह नहीं लगाना होता, बाद में अगर प्लस भी आता है तो हमें लगाना होता है। फिर आगे यहाँ पे क्या है? 1, और यहाँ पे क्या है? 3। 1 को आप किससे गुणा करो कि 3 आ जाए? तो 3 से गुणा करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 3। यहाँ पे भी x है, यहाँ पे भी x है, तो हमें कोई चेंजेस नहीं करना। तो आप 3 को गुणा करके देखेंगे। 3 को किससे गुणा करके देखेंगे? x माइनस 2 से गुणा करके देखेंगे। ठीक है, तो 3 को x से गुणा किया तो हो गया 3x, ये प्लस और माइनस हो जाएगा माइनस। 3 को 2 से गुणा किया तो कितना आया? 6। ठीक है, ये आप यहाँ पे लिख देंगे 3x माइनस का 6, इनके निशान चेंज कर देंगे। ये हो जाएगा माइनस, ये हो जाएगा प्लस, तो क्या बचता है शेष पर? 0। तो इसी के साथ आपका ये जो भाग है ये तो कंप्लीट होता है, लेकिन इसमें आगे हमसे क्या पूछा है कि विभाजन एल्गोरिथ्म जो है उसकी सत्यता की जांच कीजिए। तो ये हम देखते हैं। अब यहाँ देखिए विभाजन एल्गोरिथ्म क्या होती है, पहले ये देखना पड़ेगा। विभाजन एल्गोरिथ्म ये होता है भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल, ये होती है विभाजन एल्गोरिथ्म। ठीक है, भाज्य का मतलब है जिसके अंदर आपको भाग देना है, तो भाज्य की जगह पे आप लिख लेंगे एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, ये हो गया भाज्य। बराबर लगाएंगे। अब भाजक और भागफल का गुणा,
भाजक क्या था हमारा x माइनस का 2 इंटू भागफल क्या था एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3 और इसमें शेषफल जोड़ना है। शेषफल क्या था 0, यहाँ क्या लिख दिया 0। ठीक है, तो इन दोनों का जब हम इधर वाली साइड पर गुणा करेंगे तो हमें ये मिल जाना चाहिए। तो हमारी जो विभाजन एल्गोरिथम है वो सत्यता की जांच हो जाएगी। तो एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6 बराबर इनका गुणा करना है। तो आप पहले लिख लेंगे x को और फिर इसको वापस लिख देंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3, फिर आप लिखेंगे माइनस 2 को, तो माइनस 2 फिर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 3। x को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे एक्स क्यूब, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे माइनस 4 का 4 आ जाएगा। x को x से गुणा करेंगे आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ये प्लस क्या आ गया प्लस, x को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 3x, ये है माइनस 2 को एक्स स्क्वायर से गुणा करेंगे तो 2x स्क्वायर, माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 2 को 4 से गुणा करेंगे 8x का x, माइनस इंटू प्लस माइनस, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 6। ठीक है, अब जो एक जैसी घात वाले चर है उनको हम जोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे एक्स क्यूब एक ही है, एक्स क्यूब माइनस 4x स्क्वायर और माइनस 2x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस के 6x स्क्वायर। ठीक है, प्लस का 3x और प्लस का 8x कितना हो गया, प्लस का 11x हो गया, उसके बाद में माइनस का 6। अब देखिए ये यहाँ पे जो प्लस 0 है इसका क्या हुआ, तो इसके लिए क्या है कि आप इसके गुणा में अगर 0 जोड़ेंगे तो आपको वही चीज वापस मिलनी है, तो इसका कोई मतलब है नहीं क्योंकि जोड़ने पे वापस मिलना तो वही है। ठीक है, तो ये साइड और ये साइड, ये दोनों साइड आपको इक्वली दिख रही होगी, इसका मतलब हम ये लेके चले थे, इसका आपस में गुणा किया और हमें ये मिल गया। तो ये सत्यता की जांच हो गई, इसके साथ में आ गया आंसर। ठीक है, इसको आप वापस भी लिख सकते हैं, एक्स क्यूब माइनस 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 6, तो ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। ये ग्राफ का क्वेश्चन है, निम्नलिखित समीकरण युग्म को आलेखीय विधि के द्वारा हल कीजिए, जिसमें दो समीकरण आपको दे रखे हैं, 2x प्लस वाई बराबर 6 और दूसरा है 2x माइनस के वाई बराबर 2। आपको इन दोनों समीकरणों को हल करके पहले तो क्या करना है, सारणी प्राप्त करनी है और उसके बाद में ग्राफ में ये दोनों रेखाएं खींचनी है, उससे आपको x y की वैल्यू प्राप्त करनी है और आगे हमें p का मान ज्ञात करना है। तो ये हमारा क्वेश्चन है, तो देखते हैं। सबसे पहले आप लेंगे इसमें समीकरण नंबर 1, 2x प्लस वाई बराबर हो गया कितना 6। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए जो सिंगल वाला है इसे हम रख लेंगे और जो ये दूसरा वाला पद है इसे हम दूसरी तरफ भेज देंगे, तो ये हो जाएगा y बराबर 6 माइनस का 2x। ठीक है, और ये जो समीकरण हमें मिला है इसे हम अलग से नोट कर लेंगे। ठीक है, इसे आप अलग से नोट कर लेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, जो आगे आपने जिस भी पद को भेजा है उस वाले चर को आप 0 रख देंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे x बराबर 0 रखने पर। ठीक है, तो y बराबर 6 और ये पूरा का पूरा क्या बन जाएगा 0 बन जाएगा। तो इसलिए आपको यहाँ पे क्या करना है, ये y का मान 6 प्राप्त कर लेना है और इसी के साथ हमें यहाँ पे प्रथम बिंदु प्राप्त हो जाएगा हमारा। इस समीकरण का प्रथम बिंदु जो क्या मिला है, ये मिला है x का मान आपने रखा था 0, तो आपको y मिला 6। ठीक है, तो ये प्रथम बिंदु मिल गया। अब हम बनाएंगे इसकी सारणी। तो सारणी बनाने के लिए आप यहाँ पे लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, ये 0, ये 6। अब मैं आपको एक छोटा तरीका बता रही हूँ जिससे आप ये सारणी का जो दूसरा बिंदु आपको प्राप्त करना है इस समीकरण का, वो आप इजीली प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे आपको क्या करना है, जिसको हमने अलग से नोट किया था, इसमें y के साथ वाली संख्या क्या है 1, वो आपको क्या रखना है x के आगे, और x के साथ वाली जो संख्या है क्या है माइनस का 2, आपको कहाँ रखना है y के आगे। और अब आपको इनको जोड़ते जाना है। तो 1 और 0 कितना हो गया 1, माइनस के 2 और प्लस का 6 ये कितना हो गया 4, एक बिंदु और प्राप्त कर सकते हैं। तो 1 और 1 कितना हो गया 2 और माइनस के 2 और प्लस का 4 ये कितना हो गया हमारे पास में, ये हो गया 2। ठीक है, जब हमारा ये सारणी आपको मिल जाए उसके बाद आप मान जो है इनको आप हटा दें, अब इनका कोई मतलब नहीं है और आप यहाँ पे लिख देंगे ये है हमारी सारणी नंबर 1 और ये जो समीकरण था वो है समीकरण 2x प्लस वाई बराबर कितना 6। ठीक है, उसके बाद आप दूसरा समीकरण जो है वो लेंगे 2x माइनस के y बराबर कितना 2।
इसको आप छोड़ देंगे, इसे आप आगे भेज देंगे, तो ये माइनस का y बराबर 2, ये उधर जाएगा तो ये प्लस का था पद माइनस का बन जाएगा, तो माइनस का 2x हम इससे लिख देंगे। ये हमारा अलग से नोट कर देंगे इस समीकरण को। इसमें जिस पद को आगे भेजा है उसमें चर को आप 0 रख देंगे, तो x बराबर 0 रखने पर तो माइनस के y बराबर यहाँ कितना हो गया 2, तो y बराबर आपके पास में कितना आ गया माइनस का 2। ठीक है, अब यहाँ हमें प्रथम बिंदु क्या प्राप्त हुआ है, यहाँ हमारा जो प्रथम बिंदु है, प्रथम बिंदु वो है x का मान 0 आपने रखा, y का मान आपको क्या मिला माइनस का 2। इससे हम अब क्या बना लेंगे सारणी, ये है x, ये है y, बिंदु है पहला 0 -2। अब जो हमने अलग से नोट करी थी उसमें y के साथ संख्या, यहाँ पे कोई संख्या नहीं, उसको 1 मान के चलते हैं, तो y के साथ हमारी संख्या -1 वो आप यहाँ लिख देंगे, और x के साथ में संख्या माइनस का 2 वो आप लिख देंगे y के आगे। अब आप इनको जोड़ते चलेंगे, तो माइनस का 1 और प्लस का जोड़ कितना हो गया माइनस का 1, माइनस का 2 और माइनस का 2 कितना हो गया माइनस का 4, और -1 और -1 -2, -2 -4 माइनस का 6। ठीक है, आपका ये काम हो गया, आपने 2 बिंदु प्राप्त कर लिए, उसके बाद आप इसको हटा दीजिए, तो ये हो गई हमारी सारणी 2। ठीक है, और समीकरण है 2x - y बराबर 2। तो इस तरह से ये जो रैखिक समीकरण थे इसकी हमने सारणी प्राप्त कर ली है। अब हम इसका ग्राफ देख लेते हैं। पॉइंट्स बनाते हैं। सबसे पहले पहला समीकरण, पहला बिंदु है x का मान 0, y का मान 6। x का मान 0 है तो आपको बनाना ही नहीं है, y का मान 6, ऐसा क्यों, क्योंकि x 0 कहाँ होता है, y अक्ष के ऊपर ही होता है, तो ये बिंदु जाएगा सीधा x के ऊपर, सॉरी y के ऊपर। यहाँ आप लगा देंगे 6 येरा, और इसे आप लिख देंगे 0 6। अगला बिंदु है 1 और 4, x का मान 1, y का मान 4, तो x का मान है यहाँ पे 1 और y का मान है 4, ये दोनों जहाँ मिलेंगे यहाँ पे हम बिंदु अंकित कर देंगे 1 और 4। उसके बाद में अगला बिंदु है 2 और 2, x का मान है 2 और y का मान भी 2, इधर से ये और इधर से ये जहाँ मिलेंगे आप वहाँ पे बिंदु लगा देंगे, तो ये हो गया 2 और 2। तो इस तरह से एक रेखा जो है ये बन जाएगी। ये जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो आपके ज्यादा अच्छे से बनेगी, अभी तो मैं हाथ से बना रही हूँ इसलिए थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है। दूसरा जो समीकरण है इसके पॉइंट है x का मान 0, y का मान माइनस का 2, तो y का मान x का मान 0, y का मान -2, इसका मतलब केवल y वाला देखना आपको, तो y वाला -2 वाला मान यहाँ पे है, तो ये यहाँ बनेगा, तो ये हो जाएगा 0 -2। अगला है माइनस के 1 और माइनस का 4, x का मान है यहाँ पे -1 और y का मान है -4, तो x का मान -1 ये रहा और y का मान -4 ये रहा, ये दोनों यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, तो आप लिख देंगे -1 -4। अगला बिंदु है x का मान -2 और जो y का मान है वो -6, तो x का मान -2, x वाली वैल्यू जो है इस लाइन पे ये भी -2, और इधर से y का मान -6, ये यहाँ पे मिल जाएंगे, तो ये हो जाएगा -2 और -6। ठीक है, रेखाओं को इस तरह से, ये जब आप ग्राफ में बनाएंगे तो यहाँ पे अच्छे से बनेगा। ठीक है, तो ये जो रेखा इसका नाम क्या था 2x - y बराबर 2, और इस रेखा का नाम क्या था 2x + y बराबर 6। दोनों कहाँ कट रही है, ये दोनों 2 वाले बिंदु पे कट रही है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे x का मान क्या मिल रहा है 2 और y का मान भी क्या मिल रहा है 2, ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, इस ग्राफ के अंदर आप साथ में पैमाना भी लगा सकते हैं, ज्यादातर हम एक ही मान के चलते हैं, लेकिन आप पैमाना इसके राइट साइड में लिखते हैं, पैमाना x अक्ष पर एक बड़ा खाना बराबर 1 इकाई,
अब इस बात का मतलब क्या है कि आप ग्राफ में क्या करते हैं, एक एक खाने को एक एक मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे वही बात लिखी है, एक बड़ा खाना बराबर एक इकाई, और ये इकाई आप लिख देंगे वाई एक्स के ऊपर, क्योंकि आपने वाई एक्स को भी ऐसे ही माना है। लेकिन मान लीजिए कई बार ऐसा होता है कि आपके पास में वैल्यूज बड़ी आ जाती है, तो वहां पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे 1 2 3 4 5 लिख के चलते हैं, वहां पे हम लिखते हैं 2 4 6 8 10, तो दो दो को मानते हैं। तो वहां हम चेंज कर देते हैं, एक बड़ा खाना बराबर वहां पे 2 इकाई लिख देते हैं। ये हमारा पैमाना होता है जो ग्राफ के यहाँ पे राइट साइड में लिखा जाता है। मेरे पास उधर जगह नहीं है, इस वजह से मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो ये जो ग्राफ है इसका सॉल्यूशन हमें क्या मिला, दोनों समीकरणों का x बराबर 2 और y बराबर 2। अब हम क्या करेंगे, आगे इसने एक क्वेश्चन और पूछा है कि 6x प्लस वाई बराबर 6x प्लस 7y बराबर p, उसमें आपको मान रखना है और p की वैल्यू निकालनी है। तो समीकरण था 6x प्लस 7y बराबर p, इसको पहले तो आप सीधा कर लेंगे, तो p बराबर 6x प्लस 7y, p बराबर 6x की जगह पे 2, यहाँ पे x का मान 2 रखना है, y का मान भी 2 रखना है, प्लस 7 गुना 2, तो p बराबर 6 दूनी हो गया 12 और 7 दूनी हो गया 14, तो p बराबर हो जाएगा 2 4 6, एक रेख हो गया 2, तो p का आंसर हमारे पास में आ जाएगा 26। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 4 है ये कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि किसी एपी के प्रथम 12 पदों का योग 468 है तथा इसका सार्व अंतर 6 है, तो 10वां पद ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमें क्या दे रखा है, एपी के प्रथम 12 पदों का योग। इसका मतलब जो योग है उसको आप एस से नोट करते हो, एस एन बोलते हो उसको, और जो पद है उसको आप ए एन बोलते हो। तो यहाँ पे एस एन मतलब यहाँ पे 12 पदों का योग दे रखा है, मतलब आपको एस 12 दे रखा है। यहाँ पे कितना दे रखा है, 468। ठीक है, आगे सार्वंतर दे रखा है, सार्वंतर को बोलते हैं डी, तो डी दे रखा है यहाँ पे 6, और पूछा क्या है 10वां पद। 10वां पद, अभी मैंने बोला पद को आप ए बोलते हो, ए 10वां पद मतलब ए 10 है ना, और 10 पदों का योग मतलब एस 10, 12 पदों का योग मतलब एस 12, और 12वां पद मतलब ए 12। ठीक है, तो यहाँ आपसे पूछा है ए 10 का मान, ए 10 क्या होगा। तो हमें यहाँ पे पता क्या क्या है, हमें यहाँ पे देखिए 12 पदों का योग पता है, तो 12 पदों का योग पता है ना, मतलब हमें यहाँ पे n भी पता है। n पता है किसके लिए, इसके लिए n पता है, इसके लिए हमें d भी पता है। तो आप ये जो सूत्र है सारण इसका योग वाला वो आप लगाएंगे, तो एस एन बराबर होता है n बटा 2, 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो इस सूत्र में हमें एस एन पता है जो कि एस 12 है। ठीक है, आप इसको एस एन भी लिख सकते हो इस तरह से, क्योंकि n की वैल्यू 12 है इसलिए मैंने इसको एस 12 लिखा है। ये हमें पता है, ये हमें पता है, n हमें पता ही है, d हमें पता है, हम यहाँ से a निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप यहाँ पे वैल्यू रखेंगे 468 बराबर n का मान कितना है 12, तो 12 बटा 2, 2a ऐसे कैसे, n है 12 तो 12 माइनस 1 इंटू डी है यहाँ पे 6। ठीक है, इसको आप काटेंगे, यहाँ पे 6 आ जाएगा, तो 468 बराबर 6, 2a प्लस 12 में से 1 गया 11, तो 11 इंटू 6, तो 468 बराबर 6, 2a प्लस 11 को 6 से गुणा किया, कितना आ गया 11 6 66। ठीक है, आगे करेंगे तो 468 बराबर 6, यहाँ से कॉमन क्या आ जाएगा बाहर, 2 कॉमन आ जाएगा, तो आप 2 कॉमन बाहर ले लेंगे, तो यहाँ बचेगा a प्लस यहाँ कितना बच गया, 2 कॉमन गया तो 2 3 6 और 2 3 6 ये बच गया। ठीक है, तो यह आ जाएगा 468 बराबर 6 दूनी 12 और a प्लस 35। इसको आप आगे हल करेंगे तो पहले आप क्या करेंगे, ये पूरा का पूरा जो पद है इसको आप सीधा कर लेंगे। सीधा करने से मेरा मतलब है जो पूरा का पूरा पद है ये इधर ले लेंगे और ये पूरा पद है ये उधर ले जाएंगे, तो ये आ जाएगा 12 a प्लस 35 और ये उधर जाएगा 468, ये उधर जाएगा तो माइनस का, वो इधर आएगा तो ये भी माइनस का, और माइनस माइनस करके क्या बन जाएंगे यहाँ पे प्लस बन जाएंगे। अब a प्लस 35 बराबर 468, ये जो 12 है अगली संख्या के कहाँ चला जाएगा, बट्टा में चला जाएगा। अब हम काटापीटी कर लेंगे इसकी, तो 2 से काटे पहले, 2 6 12, 2 दूनी 4, 2 3 6, 2 4 8। ठीक है, 6 से काटे तो 6 3 18, कितने बच गए 5, तो कितने हो गए 54, तो कितनी बार आएगा 6 9 54, 9 बार, तो a प्लस 33 बराबर हो गया 39, तो a बराबर आ जाएगा
39 माइनस 33, मतलब ए का मान हमारे पास कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, अब हमसे क्या पूछा था इसने, a10 पूछा था आगे। तो a10 का मतलब क्या होता है, a10 का मतलब होता है a प्लस के 9d। तो a10 बराबर हो जाएगा, a था 6 प्लस 9 इंटू डी, डी कितना था 6। तो a10 बराबर आ जाएगा 6 प्लस 9, 6 54। तो कितना आ जाएगा, 54 और 6 कितने हो गए, 60 हो गए। तो a10 का मान हमारे पास में कितना आ गया, 60। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 5 है ये कंप्लीट होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 6 जो कि त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है। अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा बराबर कोसेक थीटा प्लस कोट थीटा सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है। ये इसका आरएचएस वाला भाग है, ये इसका एलएचएस वाला भाग है। तो हम इसका एलएचएस लेके चलते हैं पहले, मतलब एलएचएस मतलब बायां भाग, वो दायां भाग। तो अंडर रूट 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, इसे हम आगे सोल्व करेंगे। तो 1 प्लस कोस थीटा बटा 1 माइनस कोस थीटा, इसको विपरीत चिन्ह वाला जो है, नीचे वाला जो पद होता है इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं। तो वो 1 माइनस कोस थीटा है, इसे आप गुणा करेंगे 1 प्लस कोस थीटा और 1 प्लस कोस थीटा, ऊपर नीचे दोनों तरफ आप 1 प्लस कोस थीटा से आप गुणा कर देंगे। आगे करेंगे तो ये भी 1 प्लस कोस थीटा है, ये भी 1 प्लस कोस थीटा है। तो ये बन जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा, यहाँ पे देखिए ये दोनों जो है, इन दोनों जो ये वाला है त्रिकोणमितीय मान और ये एक, इन दोनों के बीच का निशान है माइनस और इन दोनों के बीच का निशान क्या है प्लस। तो यहाँ पे सूत्र हमारा लग रहा है a प्लस बी या माइनस बी वाला, मतलब कि पहली जो संख्या होती है वो क्या होना चाहिए, पहली संख्या और दूसरी संख्या दोनों के बीच में एक बार प्लस का निशान होना चाहिए, एक बार माइनस का निशान होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, पहली संख्या का स्क्वायर माइनस दूसरी संख्या का स्क्वायर, मतलब कोस थीटा का स्क्वायर। यहाँ पे सूत्र लग रहा है a माइनस बी a प्लस बी का, मतलब जो पहली संख्या है a उसका स्क्वायर कर दो, माइनस जो दूसरी संख्या है b उसका भी क्या कर दो, स्क्वायर कर दो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वाला सूत्र लग रहा है वो हमने लगा दिया। इसको आगे करेंगे तो ये आ जाएगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा 1 का स्क्वायर हो गया 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर क्या हो गया, यहाँ पे ये हो गया कोस स्क्वायर थीटा। ठीक है, इसको आप आगे करेंगे तो यहाँ पे देखिए अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ये जो है ये अस्मिका होती है, पहली वाली क्या होती है अस्मिका, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो अगर साइन स्क्वायर थीटा का मान निकालना हो तो साइन स्क्वायर थीटा इसको उधर भेज देंगे, तो ये आ जाएगा 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा की जगह पे आप क्या लिख सकते हैं, आप साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते हैं। तो आप इसको आगे करेंगे तो ये बनेगा 1 प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर बटा जो नीचे वाला है उसकी जगह पे हम लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा। देखिए ये जो है 1 प्लस कोस थीटा ये भी 2 बार है और साइन थीटा ये भी 2 बार है, तो इस वजह से इनका एक एक मान अंडर रूट के बाहर आ जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1 प्लस कोस थीटा बटा में है साइन थीटा, और जो हर वाला मान है वो हम क्या करेंगे, दोनों पदों के नीचे लगा देंगे ऊपर वाले। तो ये हो जाएगा 1 बटा साइन थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा। तो 1 बटा साइन थीटा क्या हो गया, ये हो गया कोसेक थीटा प्लस कोस थीटा बटा साइन थीटा, ये बन गया कोट थीटा, और हमें यही लेके आना था। तो ये हो गया बराबर RHS। आगे आप लिख सकते हैं LHS बराबर RHS, हेंस रूट, यही सिद्ध करना था। तो इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 6 है ये कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, उसका 2 भाग आपको दे रखे हैं। उसमें से पहला भाग है यदि बिंदु x3 व 5, 7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान ज्ञात करो। तो यहाँ पे हमें 2 बिंदु दे रखे हैं। मान लीजिए मैंने इन 2 बिंदु को इस तरह से मान लिया। इसका पहला बिंदु हो गया A, ये बिंदु मैंने मान लिया B, A बिंदु है x और 3, जो दूसरा वाला बिंदु है वो है 5 और 7, और इनके बीच की दूरी भी आपको दे रखी है। दूरी कितनी दे रखी है, 5 दे रखी है। ठीक है, और आपसे x का मान पूछा है।
तो देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जो दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र का प्रयोग किया जाएगा। तो हम लिखाएंगे, यहाँ पे लिखेंगे दूरी d बराबर √x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। पहला बिंदु इसे मान लेंगे x1 y1 और जो दूसरा बिंदु इसे मान लेंगे x2 y2। ठीक है, अब हम मान रखेंगे दूरी d हमें कितनी पता है यहाँ पे 5, तो 5 बराबर √x2 कितना है 5 माइनस x1 कितना है x का होल स्क्वायर प्लस y2 कितना है 7 माइनस y1 कितना है 3 का होल स्क्वायर। इसको आगे करेंगे तो 5 बराबर √5 माइनस x का होल स्क्वायर, एक बार इसको ऐसे रखते हैं, 7 में से 3 गया तो बचा 4, तो 4 का स्क्वायर। तो 5 बराबर ये हो जाएगा 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16। ठीक है, अब हम क्या करना चाहते हैं, इसका अंडर रूट हटाना चाहते हैं। तो अंडर रूट हटाने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे। तो आप यहाँ पे लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो 5 का आप वर्ग करेंगे और इधर आप इसका वर्ग करेंगे। जब आप इसका वर्ग करेंगे तो इसका अंडर रूट हट जाएगा, तो यहाँ बचेगा 5 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस का 16। इधर 5 का स्क्वायर कितना हो गया 25। यहाँ पे हमारे पास सूत्र लगेगा a माइनस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और ये क्या होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है पहली संख्या का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या का स्क्वायर माइनस 2 गुना a गुना b। ठीक है, तो इस हिसाब से आप इसको खोलेंगे तो ये होगा पहली संख्या मतलब 5 का स्क्वायर प्लस दूसरी संख्या मतलब x का स्क्वायर माइनस 2 गुना 5 गुना x और प्लस का हो गया कितना 16। तो 25 बराबर ये भी हो गया 25 प्लस x स्क्वायर माइनस, इनको तीनों को एक साथ गुना करेंगे क्योंकि गुना में है, तो हो जाएगा 10x प्लस का 16 बराबर के दोनों तरफ 25 से कट जाएगा। तो इधर क्या बच गया है 0 और उधर बचा है x स्क्वायर माइनस का 10x प्लस का 16। अब इसे आप सीधा कर लेंगे, सीधे से मेरा मतलब है पहले आप इसको जो है इसको इधर लिख लेंगे, इसको उधर लिख लेंगे, और जैसे कि मैंने पहले भी कई बार बता दिया है, जब आप दोनों साइड्स को पूरी आप इधर उधर लेके जाते हैं तो उससे माइनस के निशान आते हैं और आगे जाके वो कट जाते हैं, इसलिए आप उनको सीधा भी लेके आ सकते हैं। ये आ गया। ठीक है, अब ये द्विघात समीकरण है तो आपको उसको द्विघात वाले तरीके से हल करना पड़ेगा। तो ये है x स्क्वायर माइनस के 10x और प्लस का 16 बराबर 0। ऐसी दो संख्याएं जिनको हम जोड़ें तो हमारे पास में i माइनस का 10 और गुणा करें तो i हमारे पास में 16। तो ऐसी दो संख्याएं कौन सी हो सकती है, माइनस के 8 और माइनस के 2, इनको जोड़ेंगे तो आप माइनस का 10 प्राप्त करेंगे और जब गुणा करेंगे तो आप प्लस का 16 प्राप्त करेंगे। तो ये हम इससे फैक्टर कर देंगे गुणनखंड। यहाँ पे आप लिखेंगे माइनस 8x माइनस 2x, टुकड़े माइनस 10x के प्लस का 16 बराबर 0। दो की जोड़ी ले लेंगे आप, इनमें से पहले वाले में से x कॉमन है, x ले लेंगे, क्या बचा x माइनस यहाँ क्या बचा 8। इन दोनों में से पहले माइनस से ये लिख लेंगे, इन दोनों में से कॉमन है 2। जब भी आप माइनस कॉमन लेते हैं तो आगे जो दोनों पद है उनके निशान बदल जाते हैं। तो ये जो x बचा है यहाँ पे, ये देखिए माइनस का था, अब यहाँ पे ये प्लस का लिखेंगे, और ऐसे ये प्लस का था तो इसका निशान बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमने माइनस क्या लिया है कॉमन। अब ये 16 है, 2 कॉमन ले लिया, क्या बचा 8, ब्रैकेट बंद बराबर 0। ये दोनों एक जैसे हैं, बाहर निकालेंगे x माइनस 8 और जो बच गया वो भी लिख देंगे x माइनस 2 बराबर 0। तो ये हो जाएगा x माइनस 8 बराबर 0 और इधर x माइनस 2 बराबर 0। तो ये आ जाएगा इधर x बराबर 8 और इधर x बराबर 2। तो इस तरह से यहाँ पे x की हमें दो वैल्यूज प्राप्त हो गई, x बराबर 8 और x बराबर 2। अब इसने क्या पूछा है, x का मान ही पूछा है, तो x का मान हमने निकाल दिया। अगर ये बिंदु पूछता तो हम इसका जो बिंदु है वो बताते 8 और 3 ये भी सही है और 2 और 3 ये भी सही है। ठीक है, तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 का जो पार्ट फर्स्ट है ये कंप्लीट होता है। और अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का पार्ट सेकंड। क्वेश्चन है, ज्ञात कीजिए रेखा 3x प्लस वाई बराबर 9 बिंदुओं 1, 3 व 2, 7 को मिलाने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करती है। ये रेखा की ऐसा करती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये दो बिंदु आपको दे रखे हैं
एक बिंदु है 1 और 3, और जो दूसरा बिंदु है ये है 2 और 7, और कोई रेखा है जो इसको विभाजित करिए इस तरह से। इस रेखा का नाम है 3x + y बराबर कितना 9, और ये इसको मान लीजिए इस वाले बिंदु पे विभाजित करती है। इसको मैंने नाम दे दिया, मान लीजिए A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, जहां ये विभाजित करती है उसको मैंने C बिंदु नाम दे दिया। अब इसने अनुपात पूछा है हमसे, हमें इसका अनुपात नहीं पता, तो हमने मान लिया कि ये रेखा इस रेखा को K अनुपात 1 में विभाजित करती है। किस अनुपात में? K अनुपात 1 में विभाजित करती है। ये चीज आप लिखेंगे इधर, माना रेखा 3x + y बराबर 9 AB रेखा को K अनुपात 1 में विभाजित करती है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अगर हमें अनुपात पता चल गए तो हम बिंदु C के निर्देशांक निकाल सकते हैं। यहाँ हम निकालेंगे बिंदु C के निर्देशांक। कैसे? सूत्र से। सूत्र क्या होता है? x बराबर m1x2 + m2x1 बटा m1 + m2, और y बराबर होता है m1y2 + m2y1 बटा m1 + m2। यहाँ पे m1 बराबर है k, m2 बराबर है 1, x1 बराबर है 1, y1 बराबर है 3, x2 बराबर है 2, y2 बराबर है 7। ठीक है, अब ये जो मान है ये हम सूत्र में रख देते हैं। m1 हो गया k, x2 है हमारे पास में 2 प्लस m2 हो गया 1, x1 है हमारे पास में 1 बटा m1 + m2 मतलब k + 1। इसके बाद y बराबर m1 है k, y2 है 7 प्लस m2 है 1 और y1 है 3 बटा m1 + m2 मतलब k + 1। तो x बराबर आ जाएगा 2k + 1 बटा k + 1, और y बराबर आ जाएगा 7k + 3 बटा k + 1। तो इस तरह से हमें जो बिंदु C के निर्देशांक है ये C के निर्देशांक प्राप्त हो जाएंगे। इसके बाद अब ये जो बिंदु C के निर्देशांक हमें प्राप्त हुए हैं, ये जो बिंदु C है ये इस रेखा 3x + y बराबर 9 इसके ऊपर भी स्थित है, और जो रेखा AB है इसके ऊपर भी स्थित है। तो इसका मतलब ये जो बिंदु C है, ये जो रेखा है 3x + y बराबर 9, इसको क्या करेगा? इसको संतुष्ट करेगा। मतलब कि C बिंदु के जो निर्देशांक है वो आप इस रेखा के अंदर रख सकते हैं। तो आगे K का मान निकालने के लिए हम इस रेखा 3x + y बराबर 9 जो है इसमें C बिंदु के निर्देशांकों का मान रखेंगे। आगे आप लिखेंगे, चूंकि बिंदु C रेखा 3x + y बराबर 9 पर स्थित है, अतः यह इस रेखा को संतुष्ट करेगा। तो 3x + y बराबर जो 9 है इसमें हम x की जगह पे जो C बिंदु का निर्देशांक है x वाला वो रख देंगे, जो क्या है 2x + 1 बटा k + 1, प्लस y की जगह पे आप लिख देंगे 7k + 3 बटा k + 1 बराबर कितना हो गया? बराबर हो गया 9। इसको आगे करेंगे तो ये जो 3 है ये इसके अंश जो है इसके साथ में गुणा होगा, तो 3 को 2 से गुणा करेंगे तो 6k, प्लस 3 को 1 से गुणा करेंगे तो आएगा 3 बटा में k + 1 प्लस 7k + 3 बटा k + 1 बराबर कितना आ गया? 9। इसको हम आगे हल करेंगे। तो इसका लघुत्तम लेंगे k + 1। ठीक है, तो ऊपर वाले जो दोनों के दोनों व्यंजक है वो हम ऐसे कैसे लिख सकते हैं? 6k + 3 प्लस 7k + 3 बराबर 9। तो 6k और 7k कितना हो गया? 13k प्लस 3 और 3 हो गया 6।
बटा k प्लस 1 बराबर हो गया 9। इसके बटा में क्या है 1। इसका क्या कर देंगे हम वज्र गुणा। तो जब आप इसका जो ऊपर वाला भाग अंश है इसको जब आप 1 से गुणा करेंगे तो यही चीज वापस आ जाएगी। तो 13k प्लस 6 बराबर 9 को आप k प्लस 1 से गुणा करेंगे तो 9, इसको आप लिखेंगे ब्रैकेट में k प्लस 1। आगे करेंगे तो 13k प्लस 6 बराबर 9 को k से गुणा किया तो हो गया 9k प्लस 9 को 1 से गुणा किया तो हो गया 9। आगे हल करेंगे तो 9k को आप इधर ले आएंगे और 6 को आप उधर भेज देंगे। तो 13k माइनस 9k बराबर 9 माइनस 6। 13 में से 9 गया तो कितना बचा 4k। तो 4k बराबर 9 में से 6 गया 3, तो k बराबर आ गया 3/4। k का मान क्या आ गया हमारे पास 3/4। अब अनुपात देखना है तो ये जो रेखा है ये AB को 3:4 में विभाजित कर अब ये जो रेखा है AB इसको 3x प्लस वाई बराबर 9 वाली जो रेखा है ये k अनुपात 1 में विभाजित करती है। k का मान हमारे पास में है 3/4, तो अनुपात लगा देंगे 1। अब देखिए ये भिन्न संख्या है और ये पूर्णांक संख्या है तो हमें दोनों को पूर्णांक संख्या बनाना है। तो आप इसका जो हर है इससे आप इन दोनों संख्याओं को गुणा कर देंगे 3/4 इंटू 4 और यहाँ पे 1 इंटू 4। इसको इससे काट दिए हो गया 3 और 1 को 4 से गुणा किया तो हो गया 4। तो अनुपात कितना आ गया, ये k अनुपात 1 था, इसका मान आया 3:4। तो आप लास्ट में लिख सकते हैं कि अतः रेखा 3x प्लस वाई बराबर जो 9 है वो रेखा AB को 3:4 में अंतः विभाजित करती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। दी गई आकृति में O एक वृत्त का केंद्र है जिसके बाह्य बिंदु C से वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं, इस बिंदु से इस वृत्त के ऊपर दो स्पर्श रेखाएं CA और CB जो है खींची गई है। तो सिद्ध कीजिए कि AOB मतलब AOB और ACB ये दोनों कोण जो है ये संपूरक है, ये हमें सिद्ध करना है। तो ये एक प्रमेय है तो इसलिए इसके वही 4 पार्ट होते हैं प्रमेय के। एक तो दिया है सिद्ध करना, रचना और उत्पत्ति, तो हम उसी तरीके से इसको सिद्ध करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले इसमें क्या है दिया है, हमें क्या दिया है वो हमें लिखना है। तो यहाँ पे O केंद्र का एक वृत्त है, O केंद्र वाले वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं CA व CB खींची गई है। ठीक है, ये हमें दिया है। उसके बाद में अगला है सिद्ध करना। हमें सिद्ध क्या करना है कि AOB और ACB वाला कोण संपूरक है। तो उसके लिए हमें पहले ये समझना पड़ेगा कि संपूरक क्या होता है। संपूरक कोण वो होते हैं जिन दो कोणों का योग मिलकर के, जैसे मान लीजिए यहाँ पे बात हो रही है AOB की और ACB की, तो दो कोण जो मिला करके किसके बराबर हो जाए 180 डिग्री के कोण के बराबर हो जाए तो उन्हें हम बोलते हैं संपूरक कोण। तो यहाँ हमें यही सिद्ध करना है कि कोण AOB प्लस कोण ACB ये दोनों कोण मिला करके कितने डिग्री के होने चाहिए 180 डिग्री के होने चाहिए, हमें सिद्ध करना है। उसके बाद रचना, इसमें रचना कुछ करनी है नहीं, सीधा हम चलते हैं उत्पत्ति पे। उत्पत्ति ठीक है। अब देखिए यहाँ पे OA, ये OA क्या है त्रिज्या है ना, और CA ये क्या है स्पर्श रेखा। तो जो OA है वो स्पर्श रेखा मतलब त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ में कितने डिग्री का कोण बनाती है हमेशा 90 डिग्री का। ऐसे ही यहाँ पे OB है, ये त्रिज्या है, ये स्पर्श रेखा है, तो ये भी कितने डिग्री का कोण बनाएगी स्पर्श रेखा के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाएगी। ये एक प्रमेय है। तो हम सीधा बात करते हैं यहाँ पे चतुर्भुज AOBC में, है ना। एक चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा कितना होता है 360 डिग्री होता है। तो हम लिखेंगे अलग अलग चारों कोणों को लिख लेना है। तो कोण OAC, कोण OAC, नेक्स्ट कोण लिखते हैं कोण AOB प्लस कोण OBC प्लस कोण ACB। ये चारों कोण मिलाकर के कितने होने चाहिए 360 डिग्री के होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, क्योंकि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री होता है। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A वाला और जो B वाला कोण है
ये जो बीच वाला मान होता है ना, ये उस कोण का मान होता है पर्टिकुलर। तो यहाँ पे ए वाला और बी वाला जो कोण है ये 90 डिग्री का कोण है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो ये चीज आप जो है साइड में इधर लिख सकते हैं, ओ ए त्रिज्या व ए सी क्या है? स्पर्श रेखा। ठीक है, तो कोण OAC बराबर 90 डिग्री। इसका ब्रैकेट में कारण दे सकते हैं कि त्रिज्या स्पर्श रेखा के साथ 90 डिग्री का कोण बनाती है। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे OB जो है ये तो क्या है? त्रिज्या। व BC क्या है? स्पर्श रेखा। तो यहां भी सेम वही बात है, कोण OBC ये भी कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। कारण सेम कारण जो ऊपर दिया है वो कारण यहाँ पे आ जाएगा। जो त्रिज्या है वो स्पर्श रेखा के साथ हमेशा 90 डिग्री का कोण बनाती है। तो OAC के जगह पे आप क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री प्लस कोण AOB प्लस OBC के जगह भी आप क्या लिख सकते हैं? 90 डिग्री। और ACB इसकी जगह भी इसको आप ऐसे कैसे लिख लेंगे? ACB बराबर कितना? 360 डिग्री। ये 90 और 90 हो गया कितना? 180 डिग्री। तो 180 डिग्री प्लस कोण AOB कोण ACB बराबर 360 डिग्री। ये 180 डिग्री आप दूसरी तरफ भेजेंगे तो कोण AOB प्लस कोण ACB बराबर 360 डिग्री माइनस 180 डिग्री। तो कोण AOB प्लस कोण ACB बराबर कितना आ जाएगा? 180 डिग्री आ जाएगा। और हमें यही सिद्ध करना था। हेंस प्रूव्ड। कोण AOB और जो ACB है दोनों क्या है? समपूरक कोण है। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 8 है ये कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। निम्न बारंबारता बंटन का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। तो माध्य ज्ञात करने की 3 विधियां होती है, प्रत्यक्ष विधि, कल्पित माध्य और पद विचलन विधि। तो इस क्वेश्चन को मैं पद विचलन विधि से हल करती हूँ, क्योंकि किसी भी क्वेश्चन को जो माध्य का कोई भी क्वेश्चन दे रखा हो उसके लिए अगर आप चाहते हैं कि आपकी गणना कम से कम हो, कैलकुलेशन कम से कम हो, तो आपको पद विचलन विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो यहाँ पे मैं पद विचलन विधि ले रही हूँ। पद विचलन विधि। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे वर्गंतराल दे रखा है और ये जो आपको दे रखी है ये है बारंबारता FI और ये है यहाँ पे वर्ग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस विधि में, आप वर्ग अंतराल जो आपको दे रखा है यहाँ से आप x मतलब चर का मान निकालते हैं xi, और ये जो मान होता है ये क्या होता है, जो भी आपको वर्ग अंतराल दे रखा है इन दोनों को आप जोड़िए और उसका आधा कर दीजिए। तो यहाँ पे 20 और 30 कितने हो गए? 20 और 30 हो गए 50, और 50 का आधा कितना हो गया? 25। ठीक है, 25 आ गया। तो यहाँ पे x का मान आया 25। अब आपको सारे के सारे जो भी वर्ग अंतराल दे रखे हैं इनको सबको x का मान निकालने के लिए जोड़ करके देखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली ये देख सकते हैं कि यहाँ देखिए ये जो निम्न सीमा है 20, इससे ये 25 कितना ज्यादा है? 5 ज्यादा है। तो इसका मतलब आपको आगे वाले जो भी वर्ग है इनमें सब में जो निम्न सीमा है उनसे 5 बढ़ाते जाना है। तो 30 है, इसका क्या हो जाएगा? 35, 40 का हो जाएगा 45, 50 का हो जाएगा 55 और 60 का हो जाएगा 65। तो ये हमारे पास में मान आ गया किसका? xi का। आगे हम मान निकालेंगे di बराबर होता है xi माइनस a। यहाँ पे क्या होता है, एक मान हम कल्पित मान के चलते हैं। तो जो xi का शुरू वाला मान है इसे मैंने a मान लिया। इसको मैंने क्यों माना? इसको मैंने इसलिए माना कि अगर मैं शुरू वाले मान को a मान के चलती हूँ तो उससे क्या होगा कि माइनस की जो वैल्यूज है वो माइनस की वैल्यू नहीं आएगी, क्योंकि कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको माइनस प्लस की संख्याओं के जोड़ने में घटाने में प्रॉब्लम होती है। तो इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप जो सबसे शुरू वाला जो मान है x का उसको आप a मान सकते हैं। तो इसको मैंने a मान लिया। अब आपको क्या करना है, di का मान निकालने के लिए आपको ये जो a वाला मान है मतलब 25 को इनमें से सब में से घटाते जाना है। तो 25 में से 25 गया 0, 35 में से 25 गया कितना बचा 10, 45 में से 25 गया कितना बचा 20, 55 में से 25 गया कितना बचा 30,
65 में से गया तो कितना बचा 25, 40। ठीक है, ये मान आ गया हमारे पास में किसका, डी आई का। अब आगे जो हम मान निकालेंगे वो हम निकालेंगे यू आई। तो यू आई बराबर होता है डी आई बटा एच। यू आई बराबर होता है डी आई बटा एच, मतलब वर्ग अंतराल, अंतराल कितने का है उसका आपको डी आई वाले मान में भाग देना है। 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 है, तो यहाँ पे h का मान कितना चल रहा है 10, मतलब इनमें सब में आपको 10 10 का भाग देते जाना है। तो 0 में 10 का भाग देंगे 0, 10 में 10 का 1, 20 में 10 का 2, 30 में 10 का 3, 40 में 10 का 4। ठीक है, तो देखिए कितना छोटा हो गया है। अब आपको क्या करना है, जो एफ आई वाले जो मान है उनको यू आई वाले जो मान है उनसे गुणा करना है। ठीक है, तो आगे हम निकालेंगे एफ आई यू आई। ठीक है, एफ आई यू आई, तो 4 को सबसे पहले गुणा करेंगे 0 से, कितना आ गया 0। इसको, इस सारणी को, मतलब ये जो कॉलम आपको दे रखा है इसको आपको गुणा करना है इससे। 28 को 1 से गुणा किया कितना आ गया 28। 42 को 2 से गुणा किया कितना आ गया, 2 दूनी हो गया 4 और 4 दूनी हो गया 8। 20 को 3 से गुणा किया 20 किया 60। 6 को 4 से गुणा किया 6 चौ 24। ठीक है, अब आप इनको सबको एफ आई यू आई वाले जो मान है इनको आप जोड़ लेंगे और इधर एफ आई वाले जो मान है इनको जोड़ लेंगे। ठीक है, तो इधर इनको जोड़ते हैं तो 4 4 हो गया 8, 8 8 हो गया 16, तो यहाँ लिख देंगे 16 का 6, हाथ से लगी 1, 2 और 1 3, 3 और 6 9, 9 और 8 कितना हो गया 17, 17 और 2 कितना हो गया 19। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सिग्मा एफ आई यू आई। ये सिग्मा का मतलब होता है इन सब का टोटल योग, उसे हम सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। इधर आप इनका टोटल करेंगे तो 6 और 2 हो गया 8, 8 और 8 हो गया 16, 16 और 4 हो गया 20, हासिल लगी 2, 2 और 2 हो गया इधर से 4, 4 4 हो गया 8 और 8 और 2 हो गया 10। और ये एफ आई का योग है तो इसे आप लिखेंगे सिग्मा एफ आई। ठीक है, अब आपके पास में सिग्मा एफ आई यू आई भी आ गया और आपके पास में सिग्मा एफ आई भी आ गया। तो इससे अब हम आगे मान निकालेंगे एक्स बार का। तो अब मैं इसको मिटा रही हूँ, तो इसके जो मान है वो मैं साइड में लिख लेती हूँ। सिग्मा एफ आई यू आई बराबर हो गया 196 आया हमारे पास, और सिग्मा एफ आई है इसका मान हमारे पास कितना आया 100 आया। ठीक है, और हमें किसकी जरूरत पड़ेगी सूत्र में, ए की जरूरत पड़ेगी। तो ए हमारे पास में कितना है, ए हमारे पास में 25 और एच हमारे पास में कितना है, एच हमारे पास में 10। तो इससे अब हम माध्य का मान निकालेंगे एक्स बार का। माध्य का सूत्र होता है एक्स बार बराबर ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई बटा सिग्मा एफ आई इंटू एच। तो एक्स बार बराबर ए क्या आया था हमारे पास 25, तो आप लिख लेंगे 25 प्लस सिग्मा एफ आई यू आई का मान कितना आया था 196, तो आप लिख लेंगे 196 बटा सिग्मा एफ आई का मान कितना आया था 100, आप लिख लेंगे 100 इंटू एच, एच का मान कितना आया था 10। आगे करेंगे ये 0 से ये 0 गया तो x बार बराबर हो गया 25 प्लस 196 बटा कितना 10। x बार बराबर 25 प्लस नीचे एक 0 है, इसकी वजह से ऊपर एक अंक के आगे पॉइंट लग जाएगा, तो ये यहाँ पे पॉइंट लगेगा, ये बनेगा 19.6। तो x बार बराबर, अब आप क्या करेंगे 25 और जो 19 है इनको आप सीधा जोड़ लेंगे। ऐसा क्यों करेंगे, क्योंकि आप इनको वैसे भी जोड़ना चाहें तो 25 एक बिना पॉइंट की संख्या, बिना दशमलव की, इसको दशमलव रूप में बदलने के लिए आप पॉइंट 0 लगाएंगे। ठीक है, और ऐसे 19.6 इसको ऐसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि पॉइंट के नीचे पॉइंट होता है हमेशा। इनको जब आप जोड़ेंगे तो 9 और 5 14, ये हो गया कितना 3 और 1 4, 44.6 आएगा। तो यहाँ से अगर आप इनको सीधा जोड़ते हैं तो भी आपका आंसर सेम ही आना है। तो आपको उधर लिख करके जोड़ने वाला जो टाइम है उसकी बचत हो जाएगी। तो जब भी एक बिना पॉइंट की एक पॉइंट की संख्या हो तो दोनों को आप डायरेक्टली जोड़ दीजिए। तो 25 और 19 कितना हो गया, 25 और 19 हो गया 44, तो आप यहाँ लिखेंगे 44.6। तो ये हो गया आपका आंसर, माध्य हो गया। इसी के साथ आपका ये क्वेश्चन नंबर जो 9 है इसका जो फर्स्ट पार्ट है जिसमें क्या पूछा था माध्य, तो ये माध्य हमने निकाल दिया है। अब इसी का हम पार्ट सेकंड देखते हैं जिसमें आपसे बहुलक पूछा गया है। ठीक है, इसका हम निकालते हैं बहुलक, सारणी आपको दे रखी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं इस बहुलक का सूत्र लिख लेते हैं। तो बहुलक बराबर होता है, बहुलक बराबर L प्लस F1 माइनस F0 बटा 2F1 माइनस L0 माइनस F2 इंटू H।
ठीक है, ये सूत्र होता है। अब यहाँ पे जो जो भी सूत्र में काम आ रहा है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। एल, एल का मतलब होता है निम्न सीमा, किसकी? बहुलक वर्ग की। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, ये जो आपको दे रखा है, इसमें क्वेश्चन जो दे रखा है इसमें आप बहुलक वर्ग बनाएंगे। बहुलक वर्ग कौन सा होता है? जो आपको बारंबारताएं दे रखी होती है, इनमें से जो सबसे ज्यादा मान जिसका होता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मान है 42, तो ये हो जाएगा आपका बहुलक वर्ग। क्या नाम दे देंगे हम इसको? इसको हम नाम देंगे बहुलक वर्ग। क्या नाम देंगे आप इसको? बहुलक वर्ग। तो जो बहुलक वर्ग होता है इसमें एल होता है इस बहुलक वर्ग की जो निम्न सीमा है, तो एल यहाँ पे होगी कितनी? 40। उसके बाद में F1, F0 और F2। तो यहाँ पे F0 का जो मान होता है F0 वो है ये है F1 और ये है F2। F0 जो बहुलक वर्ग है उसके जस्ट पीछे वाली जो बारंबारता होती है वो होती है F0। बहुलक वर्ग की जो बारंबारता उसको बोलते हैं F1 और बहुलक वर्ग के ठीक बाद की जो बारंबारता होती है उसे हम बोलते हैं F2। ठीक है, अब क्या बच गया? H। H है वर्गांतराल कितने कितने का चल रहा है? 10-10 का। तो ये सारे मान हम लिख लेते हैं। L बराबर हो गया कितना? 40। F1 बराबर हमारे पास में 42, F0 बराबर है 28, F2 बराबर है कितना? 20 और H बराबर है 10। ये सारे मान हम इसमें सूत्र में रख देते हैं। तो बहुलक बराबर L है 40, तो 40 प्लस F1 माइनस F0 मतलब 42 माइनस 28 बटा 2 इंटू F1 मतलब 42 माइनस F0 है 28 माइनस F2 है 20 गुणा H कितना? 40 प्लस 42 में से जब आप 28 घटाएंगे तो कितना आएगा? ये आएगा 14 बटा 42 को 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 84 माइनस 28 और -20 कितना हुआ? -48 गुणा में कितना? 10 बराबर 40 प्लस ये हो गया 14। 84 में जब आप 48 घटाएंगे तो कितना आएगा? 84 माइनस 48 तो ये आएगा कितना? 36 गुणा 10। काटापीटी कर लेंगे। 2 7 14, 2 1 2 18, फिर 2 5 10, 2 9 18, तो ये आ जाएगा 40 प्लस 35 बटा 9। अब आप 35 में 9 का भाग देके देख लेंगे अलग से। देखिए 35 में जब आप 9 का भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 3 बार 9 दिया 27, बच गया 8, लगा दिया पॉइंट। 80 9 8 72। ठीक है, आपको एक पॉइंट तक लेना है तो ये कितना आ गया? 3.8। ठीक है, तो आप आगे लिख देंगे कितना? 3.8। तो ये हो जाएगा 40 प्लस 3.8। जो फाइनल आंसर आएगा वो आएगा 43.8। ये बहुलक चल रहा था, अब लास्ट के अंदर लिख देंगे अतः बहुलक बराबर 43.8 लगभग आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। एक डिब्बे में 7 लाल कंचे, 10 सफेद कंचे और 5 हरे कंचे हैं। इस डिब्बे में से एक कंचा यादृच्छिक निकाला जाता है, तो इसकी प्रायिकता क्या है कि निकाला गया जो कंचा है वो लाल है, सफेद है या हरा है? तो ये क्वेश्चन प्रायिकता वाला क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, जो हमें दे रखा है वो हम लिख लेंगे कि लाल कंचों की संख्या कितनी है। लाल कंचों की संख्या कितनी? 7। आगे सफेद कंचों की संख्या कितनी? 10। आगे हरे कंचों की संख्या वो कितनी है? 5 है। ठीक है, तो कुल कंचों की संख्या कितनी होगी? कुल कंचों की संख्या कितनी होगी? तो ये हुई 7 और 5 12, 12 और 10 22। अब आपसे जो भी पूछा गया है आप उस तरह से आगे कर सकते हैं। पहला है लाल कंचे होने की प्रायिकता। आप सूत्र लगाएंगे अनुकूल परिणामों का योग, अनुकूल परिणामों का योग बटा कुल परिणामों का योग। ठीक है, तो ये हो जाएगा लाल कंचे होने की प्रायिकता। लाल कंचे कितने हैं? लाल कंचे 7 बटा कुल कितने हैं? कुल है 22। तो इसकी लाल कंचे होने की प्रायिकता में कितनी मिल गई? 7 बटा 22। इसके बाद में जो दूसरा पूछा है वो है सफेद कंचों की संख्या। तो सफेद कंचों की संख्या निकालने के लिए
सफेद कंचों की प्रायिकता, सफेद कंचों की प्रायिकता बराबर, सफेद कंचे आप पहले सूत्र लगा देंगे ऐसे कैसे, यहाँ पे सफेद कंचे कितने 10, तो 10/22। और इसी तरह से जो तीसरे पूछे हैं वो है हरे कंचों की संख्या, थर्ड है हरे कंचों की प्रायिकता, हरे कंचों की प्रायिकता बराबर, पहले सूत्र लगाएंगे अनुकूल परिणामों का योग बटा कुल परिणामों का योग, तो इसमें अनुकूल परिणाम है 5 तो हम देंगे 5 और कुल परिणाम है 22, तो इसकी प्रायिकता हो जाएगी 5/22। ये हो गया आंसर। तो इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर जो 10 है ये कंप्लीट होता है।